आज का जो अध्याय है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है, क्योंकि आप लोग देखते आए हैं कि जितना भी जो कुछ बना हुआ है कानून, उस कानून का केवल एक ही उद्देश्य है कि लोगों को कैसे न्याय दिया जाए और कैसे, और न्याय देने की प्रक्रिया क्या है? दंड। यानी कि अगर जो अपराधी तत्व का व्यक्ति है, जो दोषी है किसी कार्य के लिए, अगर उसको दंड नहीं दिया जाएगा तो जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय कैसे मिलेगा? इसके लिए आज महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये बीएनएस का अध्याय 2 है। दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं बिना विलंब किए बीएनएस के अध्याय 2 को। और आज चर्चा होगी अध्याय 2 और इसका शीर्षक है दंड के विषय में। और धारा 4 कहती है दंड। तो आपकी आईपीसी में 5 पहले 6 प्रकार के दंड थे, फिर उसमें भी 5 प्रकार के दंड हो गए। एक दंड को भारत की आजादी के बाद उसको डिलीट कर दिया गया। काला पानी का दंड, अंडमान निकोबार लोगों को भेज दिया जाता था। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हुए जिनको काला पानी की सजा दी गई, उनको अंडमान निकोबार में रखा जाता था। तो अब इसमें एक नया दंड जोड़ दिया गया है, तो फिर से दंडों की संख्या हो गई 6। और पहला दंड आप लोग लिख लीजिए, सबसे बड़ा दंड जो है मृत्यु दंड। बहुत सारे कंट्रीज इस दंड को नहीं देते हैं। ये ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार वाले इसको गलत मानते हैं। तो पहला दंड जो है वो मृत्युदंड, दूसरा है आजीवन कारावास, तीसरा है कारावास। अब कारावास के 2 प्रकार बता दिए गए हैं, कठोर कारावास और सादा कारावास। और इसके बाद चौथा जो है आपका वो है संपत्ति की जब्ती। संपत्ति की जब्ती। जो पांचवा है वो है फाइन, जुर्माना। और जो 6 प्रकार का है और ये नया जोड़ा गया है, सामुदायिक सेवा दंड। सामुदायिक सेवा। तो हम लोग बात पहले की कर लेते हैं। जो मृत्युदंड है यानी कि फांसी, आजीवन कारावास में भी डिफाइन नहीं है, लेकिन आप लोगों के समझने के लिए मैं बताना चाह रहा हूं कि ये भी 2 प्रकार का होता है। एक में क्या है, आजीवन कारावास की समयावधि काउंट की जाती है, जिसमें कुछ समयावधि होती है और उस समयावधि को पूरी करने के बाद आजीवन कारावास की सजा को पूरा समझा जाता है। उसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कैसे काउंट करेंगे कि कितना समय आजीवन कारावास में गुजारना है। और एक होता है अंतिम सांस तक, टिल टू डेथ तक, मरने तक, अंतिम सांस, अंतिम सांसों तक उस व्यक्ति को जेल में ही अंतिम सांस लेगा।
इसी प्रकार जो कारावास है वो दो प्रकार का होता है, एक कठोर कारावास, एक सादा कारावास। कठोर कारावास में आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि जो कैदी हैं वो काम कर रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, नाली खोद रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, उनसे कठोर श्रम के साथ कारावास कराया जाता है। और एक जो है सादा कारावास, उसमें क्या है कि बढ़िया उनकी बैरिक में टीवी लगी है, अपना सुबह नहाए धोए और आराम से मजे के साथ पेपर पढ़ रहे हैं, टाइम से उनको खाना मिल रहा है और उनका काम क्या है केवल कि अपना वहां मौजूद रहना है, जेल में रहना है। और इसके बाद संपत्ति की जब्ती, अगर कोई अनलीगल तरीके से या ऐसे अपराधों से संपत्ति को अर्जित किया गया है, उसको क्या है सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी। दूसरा है जुर्माना, फाइन, आप पर कितना जुर्माना लगाते हैं ये पनिशमेंट में या तो डिफाइन है सेक्शन में, और या जज साहब, जहाँ डिफाइन नहीं है वहां जज साहब के ऊपर निर्भर करता है। और ये जो नया है सामुदायिक सेवा दंड, सामुदायिक सेवा का मतलब ये है कि इस प्रकार का दंड कि छोटे मोटे अपराध जो हैं उन अपराधों में जो भी अपराधी है वो अपनी गलती मान लेता है, और जिसके साथ कोई अपराध किया है, अगर किसी संपत्ति या प्रॉपर्टी से संबंधित अपराध है, जैसे किसी ने किसी के साथ चोरी की है और उसकी संपत्ति को वापस कर देना चाहता है, तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई है कि वो सामुदायिक सेवा का दंड उसको प्रदान किया जाए छोटे मोटे अपराधों के लिए। तो ये जज साहब पे निर्धारित है। सामुदायिक सेवा जो दंड है उसका कोई अलग से ये नहीं लिखा गया है कि उसमें क्या कार्य कराया जाएगा। इसमें जज साहब के विवेक के ऊपर निर्भर है कि जज साहब किसको कौन सा दंड देते हैं। ट्रैफिक सिपाही के साथ जैसे जाइए आप 8 दिन तक ट्रैफिक सिपाही के साथ फलाने चौराहे पर ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, जाइए वृद्धाश्रम में आप साफ सफाई रखेंगे, जाइए आप अनाथालय में बच्चों के साथ ये करेंगे। ऐसे किसी कार्य को समाज सेवा के जो काम है उसमें इस प्रकार के लोगों को लगा दिया जाएगा तो उसको सामुदायिक दंड की श्रेणी में रखा जाएगा। ये बीएनएस में नया जोड़ा गया है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये दंड। और इसी स्थान पे पहले हुआ करता था काला पानी की सजा, जो अंडमान निकोबार लोगों को भेज दिया जाता था। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हमारे यहाँ से भेजे गए, वीर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त जैसे लोगों को वहां भेजा गया, और जब देश आजाद हुआ तो वो लोग फिर जब वापस आए तो उनको बड़ी खुशी की अनुभूति हुई, और इस दंड को स्वतंत्रता के बाद से ही देश से समाप्त कर दिया गया। इसके बाद अगली धारा है धारा 5, दंडादेशों का लघुकरण। किसी भी सजा को क्या है सरकार क्या है समुचित सरकार कन्वर्ट कर सकती है। धारा 5 में है दंडादेश का लघुकरण, यानी कि छोटा करना। कोई सजा, किसी भी व्यक्ति को कोई सजा प्राप्त हुई है तो उसको क्या है, अगर कोई समुचित सरकार, समुचित सरकार का मतलब क्या है आपको डेफिनेशन बताए थे। समुचित सरकार में अगर केंद्र का मामला है तो केंद्र सरकार, और अगर राज्य का मामला है तो राज्य सरकार क्या करेगी, ये बिना अपराधी की सहमति के भी उसकी सजा को कम कर सकती है और क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। और इसको क्या किया गया है, बीएनएसएस की धारा, बीएनएसएस की धारा 474 में इसको वर्णित भी किया गया है। यानी कि इस सेक्शन के अनुसार किसी सरकार द्वारा, केंद्र के मामले होंगे तो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य के मामले होंगे तो राज्य सरकार द्वारा क्या है, किसी भी अपराधी की बिना सहमति के भी सरकार चाहे तो उनकी सजा का लघुकरण, उनकी सजा को कम कर सकती है, ये बात कही गई है। और इसके बाद है आपकी धारा 6,
और धारा 6 कहती है दंडावधियों की भिन्न। दंडावधि की भिन्न। इसका मतलब है कि जो दंड अवधि है उसको काउंट कैसे करेंगे, कैसे काउंट करेंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि प्रयास के मामले में उसको क्या हुआ, कारावास की सजा दी जानी है। तो उसमें ये डिफाइन है कि मान लीजिए कि उसकी आधी सजा, किसकी, आजीवन कारावास की, यानी कि ऐसा कोई मामला जिसके प्रयास का मामला है तो उसमें ये मोटे तौर पर मान लिया गया है कि ऐसे उसमें जिसमें दंड वर्णित नहीं है तो उसको आजीवन कारावास की आधी सजा दी जाएगी। लेकिन अब आजीवन कारावास की अवधि तय नहीं है, तो इन परिस्थितियों में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी परिस्थिति में धारा 6 में बताया गया है कि आजीवन कारावास की अवधि को हम क्या मान लेंगे, 20 वर्ष। ऐसे मामलों में, आजीवन कारावास वाले ऐसे मामलों में हम लोग उसको 20 वर्ष मान के चलेंगे। अब मान लीजिए किसी मामले में किसी को सजा आजीवन दी जानी है तो वो सजा क्या होगी, इसकी 1/2 हो जाएगी। जैसे किसी भी अपराध के प्रयास करने की सजा की अवधि आधी होती है तो इसमें इसकी आधी हो जाएगी। तब हम ऐसे मामलों में इसकी 1/2 कर देंगे। यानी कि मान लीजिए हत्या के प्रयास का मामला है, हत्या का प्रयास का मामला है और कह दिया जाए कि सजा कितनी होगी, तो 20/2 यानी कि 10 वर्ष। इस तरह से इसको गणना करने के हिसाब से, गणना करने के हिसाब से इसको माना गया है कि ऐसी समय में, ऐसी परिस्थितियों में आजीवन कारावास की अवधि को क्या मान लिया जाए, 20 वर्ष। बस इतना ही बताया गया है। अब है आपकी धारा 7। धारा 7 कहती है कि दंडादिष्ट के कतिपय मामलों में, यानी कि संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। यह जज साहब पर डिपेंड किया गया है। धारा 7 में कहा गया है कि किसी को भी क्या है, जज साहब चाहें तो सादा कारावास जिसमें वर्णित नहीं है, जिसमें ये वर्णित नहीं किया गया है कि कितना कारावास इनको सादा है कितना कठोर, ऐसे उसमें जज साहब को, ये जज साहब स्वतंत्र हैं, न्यायाधीश स्वतंत्र हैं कि कितना कठोर कारावास देना है और कितनी अवधि का सादा कारावास। जैसे जज साहब मेंशन कर देंगे किसी व्यक्ति को अगर 7 वर्ष की सजा हुई तो जज साहब अपनी इच्छा से उसमें डिसाइड कर देंगे कि वो 3 वर्ष कठोर कारावास काटेगा और 4 वर्ष सादा कारावास। ये जज साहब के ऊपर निर्भर करता है, ये उनको अधिकार प्राप्त है। अगली धारा है धारा 8। धारा 8 कह रहे हैं जुर्माने की रकम, जुर्माना आदि देने में व्यतिक्रम। अब देखिए धारा 8 है कि जुर्माना देने में अगर कोई व्यतिक्रम करता है, नहीं दे पाता है। धारा 8 में है जुर्माना ना देने पर, ना देने पर क्या होगा, अगर किसी को जज साहब के द्वारा ये सजा सुनाई गई है कि इतने माह कारावास और इतने माह का कारावास और इतने रुपए जुर्माना, और फिर अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो उसकी सजा कारावास में बदल जाएगी। जैसे जुर्माने की रकम क्या होगी, अगर जुर्माना नहीं देता है तो दंड क्या फिर मिलेगा। एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि यदि हत्या में उसको सजा फांसी या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना हुआ
तो यहाँ जुर्माना की राशि जो है वो क्या है, स्पष्ट नहीं है। जैसे किसी भी व्यक्ति को हत्या के मामले में क्या है, जुर्मान आजीवन कारावास हो गया, आजीवन कारावास हो गया, आजीवन कारावास हो गया और प्लस जुर्माना। तो यहाँ जुर्माना क्या है, निर्धारित नहीं है। तो ये जज साहब जो चाहेंगे, अनलिमिटेड, जज साहब पर कोई अंकुश नहीं है, वो जो चाहेंगे वो जुर्माना लगा सकते हैं। लेकिन जज साहब को यह ध्यान रखना होगा कि उसकी हैसियत के अनुसार, जैसे कोई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है और उसमें 10 लाख का जुर्माना हो गया, तो क्या वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। और यही अगर कोई उद्योगपति है, बड़े घराने का कोई व्यक्ति है, तो उसके लिए उसके हिसाब से जुर्माना लगा के वो दे सकता है। तो उसको तो जज साहब को यह ध्यान रखना होगा कि जब जुर्माना तय करेंगे, छूट तो है उनको अनलिमिटेड कुछ भी, लेकिन वो ये ध्यान रखेंगे कि उसकी हैसियत के अनुसार जुर्माना लगाएं। और धारा 8 में कई खंड हैं, तो इसका पहला खंड ये था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा खंड, और दूसरे खंड में कह रहे हैं कि किसी अपराध के प्रत्येक मामले में, किसी अपराध के प्रत्येक मामले में क्या होगा, जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडनीय है, यानी कि कारावास उसको दिया गया है और प्लस जुर्माना भी दिया गया है, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाविष्ट हुआ है। और दूसरा ये कह रहे हैं जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडनीय है, जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाविष्ट हुआ है, तो वह न्यायालय क्या करेगा, ऐसे अपराधी को दंडाविष्ट करेगा जो सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी किसी अमुक व्यक्ति के अवधि के लिए कारावास भोगेगा। यानी कि जुर्माना ना देने पर इसमें बस यही कहा गया है कि यदि व्यक्ति को क्या है, कारावास और प्लस जुर्माना। अब अगर जुर्माना देने में क्या करता है, लोभ करता है, जुर्माना नहीं देता है, तो क्या है, कारावास की अवधि बढ़ जाएगी, ये अवधि बढ़ जाएगी, कारावास उसको और अधिक फिर काटना पड़ेगा। ये बात कही गई है इसमें 2 में। अब हम लोग देखते हैं इसका सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है कि जुर्माना न देने पर सजा का 1/4 भाग ही सजा दी जाएगी। जैसे सजा का, कुल सजा का, यहां ये ध्यान रखने वाली बात है, कुल सजा का। अभी और समझ में आ जाएगा। कुल सजा का 1/4 भाग बढ़ाया जाएगा। जैसे चोरी के मामले में, चोरी के मामले में किसी को कितनी सजा हो गई, 2 वर्ष की, और अधिकतम सजा का इस पे चोरी में प्रावधान है 3 वर्ष का। तो बस ध्यान देने वाली बात है कि इसका 1/4 नहीं, जो कुल सजा है, और इसमें क्या है, उसको जुर्माना हो गया 5,000 रुपया मान लो। अब जुर्माना वो व्यक्ति नहीं दे पा रहा है, तो क्या होगी, सजा कुल अवधि का 1/4 भाग इसमें और ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 का 1/4 कर देंगे तो कितना, 9 माह। यानी कि अब उसको जुर्माना यदि नहीं देता है तो उसको सजा 2 वर्ष 9 माह काटनी पड़ेगी, कारावास की सजा। ये ध्यान रखना है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं और इसका 1/4 कर देते हैं, वो गलत है। और ये क्वेश्चन आपकी
परीक्षाओं की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा अनिवार्य है। इसलिए क्योंकि इसमें एक उदाहरण के तौर पर आपको दे दिया जाएगा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ये सजा है, इतने वर्ष तक प्राप्त है और इतने जुर्माना से दंडित किया गया है और जुर्माना देने में वो व्यतिक्रम करता है या नहीं दे पाता है, तो उसके कारावास की अवधि कितनी बढ़ेगी, और 4 ऑप्शन होंगे। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि उसको जिससे दंडित किया गया है उस अवधि का 1/4 नहीं, उसको उस अपराध के लिए कुल सजा का प्रावधान कितना है उसका 1/4। यदि अपराध जुर्माने से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय हो, किससे किससे? 5वें में ध्यान दें, सामुदायिक सेवा, और जुर्माना से। सामुदायिक सेवा और जुर्माना से अगर दंडनीय है मामला, सामुदायिक सेवा से दंडनीय हुआ है या जुर्माने से, तो इन परिस्थितियों में क्या करेंगे? अगर जुर्माना 5000 है, अगर क्या है, जुर्माना की धनराशि 5000 रुपए है, तो उसको क्या करेंगे? 2 माह से अधिक का कारावास की सजा नहीं दे सकेंगे। 2 माह से अधिक नहीं। ठीक बात समझ में आ गई? यदि कोई ऐसा प्रकरण है या ऐसी कोई धारा है जिसमें क्या है, कारावास की सजा नहीं दी गई है, केवल क्या दिया गया है? जुर्माना, कि इतने हजार जुर्माना से दंडित किया जाता है। तो यदि जुर्माने की धनराशि कितनी है? 5000, अब वो दे नहीं पा रहा है 5000, तो काय में कन्वर्ट होगी? कारावास में। अब कारावास हो कितना सकेगा? 2 माह। 2 माह से अधिक का कारावास नहीं होगा। और इसी प्रकार अगर 10,000 है, अगर उसको जुर्माना 10,000 है और जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है, नहीं दे पाता है, तो उसको कितनी सजा होगी? सीधे सीधे 4 माह। बात समझ में आ गई? किसी भी परिस्थिति में क्या है, कितना भी जुर्माना हो, किन्हीं भी परिस्थितियों में क्या है, उसको एक पॉइंट और लिख लीजिए, 1 वर्ष से ज्यादा का दंड नहीं होगा। 1 वर्ष से अधिक का नहीं। बात समझ में आई? अब कितना भी जुर्माना हो, लेकिन केवल जुर्माना जिस मामले में सजा में जुर्माना हुआ है, उसमें वो 5000 है तो 2 माह तक, 10,000 है तो 4 माह तक, लेकिन अधिकतम क्या है? 1 वर्ष से ज्यादा का कारावास नहीं दिया जा सकेगा। ये क्लियर कट है। अब देखिए धारा 6 में क्या है? 6 में है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब पर्यावर्तित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्गृहित कर लिया जाए। यानी कि जुर्माने का जो पैसा है, जिस समय अदा किया जाएगा उतनी सजा कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 10,000 रुपया किसी को जुर्माना हुआ है और वो ये देने में क्या है, सक्षम नहीं है या नहीं देता है, तो उसको हम लोग बताए भी कि 4 माह का कारावास, 4 माह का कारावास दिया जाएगा। यानी कि प्रत्येक माह को अगर डिवाइड कर दें तो 2500 रुपए। अब इसने क्या किया कि 2 माह बाद उसने क्या किया, 5,000 रुपए कहीं से इकट्ठा कर लिए और जुर्माना जमा कर दिया। बात समझ में आ रही है?
कुल जुर्माना की सजा हुई थी उसको 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए में उसने क्या किया, उस समय देने में सक्षम नहीं था, और जब सक्षम नहीं था तो क्या हुआ, उसकी सजा जुर्माने की बजाय फिर कारावास में कन्वर्ट हुई। कारावास की अवधि हो गई 4 माह, और 4 माह जब वो कारावास की अवधि काट ही रहा था तो 2 महीने काटने के बाद उसने क्या किया, 5,000 रुपए इकट्ठा करके दे दिए कहीं से। तो अगले जो 2 महीने की सजा है वो क्या हो जाएगी, शेष सजा 2 माह जो है वो नहीं काटनी पड़ेगी, नहीं काटनी होगी, और उसको रिहा कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगला है सात, जुर्माना की राशि जो है, जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया ना गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान से पूर्व किसी भी उसमें, यानी कि जुर्माना की जो राशि है वो दंडादेश के 6 वर्ष के भीतर प्राप्त की जाएगी, और यदि सजा ही 6 वर्ष से अधिक की हो तो क्या करेंगे, उस अवधि के अंदर ले ली जाएगी। 7, सब सेक्शन 7, इसमें केवल इतनी बात कही गई है कि यदि किसी व्यक्ति को सजा 6 वर्ष हुई है, 6 वर्ष की सजा हुई है, अब प्लस इसको जुर्माना, जो भी राशि हो जुर्माना लगाया गया है। अब ये जुर्माने की राशि जो है वो 6 वर्ष के अंदर अंदर दे देनी है, न्यायालय में जमा कर देनी है, ये मतलब। अब यदि सजा क्या है, 6 वर्ष से अधिक की हो, 6 वर्ष से अधिक की है, तब क्या होगा, तो जो भी जुर्माना की धनराशि है वो, जो भी सजा हुई है, जो सजा हुई है उस कार्यकाल के दौरान, जो सजा प्रदान की गई है या हुई है उस अवधि के अंदर, उस अवधि के भीतर या अंदर के अंदर क्या करेंगे, वसूल लेंगे। अब यदि क्या है, किसी की मृत्यु हो जाती है, इसी अवधि में क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है, और जुर्माना नहीं दे पाया, तब क्या करेंगे, तब उसकी जो भी चल अचल संपत्ति है तो उसकी संपत्ति से, संपत्ति को कुर्क करके, नीलाम करके ये जुर्माना वसूला जाएगा। यही बात इसमें कही गई है। अगली है, अगली धारा आ गई 9, कोई कई अपराध से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, यानी कि किसी को अगर एक थप्पड़ मारा तो उपहति का अपराध बना, और ऐसे ही अगर 10 थप्पड़ मार दिए जाएं तो भी क्या है, वही रहेगा। कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, तो दंड कैसे निर्धारित होगा, ये बात इसमें कहा गया है। यानी कि एक ए व्यक्ति जो है वो बी पर क्या करता है, लाठी से 50 प्रहार करता है, या हो सकता है कि ए ने संपूर्ण मारपीट, उन प्रहारों में से प्रत्येक प्रहार द्वारा भी जिनसे वह संपूर्ण मारपीट गठित है स्वेच्छा उपहत कारित करता है, ये कहा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को, धारा 9 जो है, धारा 9 ये कहती है कि जो कई अपराध से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि क्या निर्धारित होगी। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, और एक थप्पड़ मारने पर क्या है, उसने किसका अपराध कर दिया, उसने स्वेच्छा उपहति का अपराध कर दिया। अब वो एक थप्पड़ के बजाय उसी व्यक्ति के अगर 10 थप्पड़ मार देता है तो भी वो अपराध स्वेच्छा उपहति का है। तो ऐसा नहीं कि एक थप्पड़ मारने पर सजा इतनी, मान लीजिए एक थप्पड़ मारने पे सजा 2 वर्ष, तो 10 थप्पड़ मारने पे सजा
20 वर्ष हो जाएगी, 2 गुणा 10। ऐसा कानून कहता है कि ऐसा नहीं है। अगर उसने एक समय पर एक ही व्यक्ति के साथ जो अपराध किया और उसी को रिपीट किया बार बार, तो ये कहा जाएगा कि उस अपराध में जो सजा का प्रावधान है वही सजा दी जाएगी। लेकिन यदि उसने एक समय पर यही घटना दो व्यक्तियों के साथ अलग अलग कर दी, जैसे का के साथ मारपीट की, एक थप्पड़, और फिर क्या है लगातार 20 थप्पड़, तब भी सजा बराबर सेम, जो सजा है वो वही रहेगी। लेकिन अगर क्या किया इसने, का ने क्या किया, या को भी मारा 2 थप्पड़, और इसने क्या किया, फिर थोड़ी देर में क्या किया, पा को भी मार दिए 2 थप्पड़। तो ये 2 मामले बन गए। ये प्रकरण 1 नंबर हो गया, ये प्रकरण 2 नंबर हो गया। इसमें सजा अलग मिलेगी, इसमें सजा अलग मिलेगी, तब ये मामला एक नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अगली धारा है धारा 10, और धारा 10 पढ़ो क्या है। कई अपराधों में से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि यह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। यानी कि जब संदेह हो, आपको डाउटफुल मामला हो कि कौन सा अपराध घटित हुआ है, तो सबसे कम सजा दी जाएगी। तो कहा गया है कि जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित किया गया है, उसमें अगर मामला संदेह युक्त हो, क्लियर कट नहीं है, यानी कि ये कहा जाए कि मारपीट के साथ साथ गाली गलौज भी दी गई है, लेकिन मामला क्या है, डाउटफुल है कि दी गई है या नहीं दी गई है, लेकिन संदेह में है मामला। तो ऐसे मामलों में क्या है, जो जिस अपराध की सजा कम होगी वो वाली सजा दी जाएगी। देख लो मामला कैसे कैसे आते हैं। और धारा 10, किसी प्रकरण में क्या है, कई प्रकरण शामिल हैं, मारपीट, गाली गलौज। मान लीजिए मारपीट का मामला भी हुआ है, और इसी में क्या है, गाली देने की भी बात सामने आई है। और मामला क्या है, ये स्पष्ट नहीं है, मामले दोनों संदेह की परिधि में हैं। संदेह है, डाउट है कि कौन सी घटना कब हुई है। तब क्या किया जाएगा, तब फिर जज साहब ये निर्धारित करेंगे कि जिस मामले में सजा की अवधि कम हो, पनिशमेंट कम हो, उस मामले से जुड़ी हुई सजा दे देंगे, जिसमें सजा कम हो। बात समझ में आ गई होगी? ना आए तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, मैं उसका निराकरण करूंगा। अगली धारा है 11, एकांत परिरोध। एकांत परिरोध का मतलब है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि क्या लिखा है, कठोर कारावास की सजा में जब किसी को कठोर कारावास है, लिखा है कि जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडाविस्त करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के लिए वह दंडावस्ती दिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं होंगे, और निम्न मापन अनुसार क्या करेंगे, इनको एकांत में रखेंगे। किसी भी व्यक्ति को क्या है कि अगर आपने कारावास कितने प्रकार का पढ़ा, 2 प्रकार का, एक सादा और एक कठिन। तो अगर किसी को कठिन कारावास की सजा दी गई है और उसको एकांत, एकांत का मतलब क्या है, जिसको आप लोगों ने सुना होगा कि तन्हाई बैरक या काल कोठरी, ऐसे शब्द लोकल में यूज किए जाते हैं, उसको उस रूम में अकेले रखना है, एकांत में, सब कैदियों के संपर्क में नहीं रखना है। तो ये अवधि कितनी होगी, मात्र 3 माह से अधिक नहीं होगी।
ये बात कौन कह रहा है? धारा 11। अगर उसको क्या है, कठोर कारावास का दंड मिला है, कठोर कारावास का उसको दंड मिला है, तो उसमें एकांत उसको रखने की सजा कितनी देंगे आप? एकांत अवधि वाली, जो एकांत रखने की अवधि है 3 माह से अधिक नहीं होगी। 3 माह तक इतनी दे सकेंगे। और अगर उसको 6 माह की सजा है, अगर उसको कठोर कारावास की जो अवधि है वो 6 माह है, 6 माह की सजा हुई है, 6 माह सजा है, तो आप उसको दंड कितना देंगे? यानी कि एकांत में रखने वाला दंड 1 माह ही दे सकेंगे। और 6 माह से अगर 1 वर्ष के बीच में है, 6 माह से अगर 1 वर्ष के बीच में है, तो आप उसको कितनी, तो उसको 2 माह आप दे सकेंगे एकांत कारावास की। और 1 वर्ष से अधिक का अगर कठोर कारावास है, यानी कि 1 वर्ष से अगर अधिक का कठोर कारावास वो है और उसको आप एकांत में रखना चाहते हैं, तो ये अवधि 3 माह होगी। मैंने सबसे पहले बताया कि यदि किसी व्यक्ति को क्या है, कठोर कारावास की सजा दी गई है, तो उसको अगर एकांत में रखना चाहते हैं आप, तन्हाई बैरिक में, उसको सेपरेट 8x8 के उसमें कोठरी में, तो आप उसको कितनी सजा देंगे? उसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि अगर 6 माह की उसको कारावास की अवधि है, तो आप उसको 1 माह से ज्यादा नहीं रख सकते हैं। और अगर 6 माह से 1 वर्ष के भीतर का कठोर कारावास की सजा दी गई है, तो आप उसको 2 माह तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। और अगर आगे कहा जाए कि उसकी अवधि कठोर कारावास की अवधि उसको 1 वर्ष दी गई है या 1 वर्ष से अधिक है, तो आप उसको क्या करेंगे? 3 माह तक रख सकते हैं। और 3 माह से ज्यादा किसी भी व्यक्ति को एकांत में नहीं रख सकते हैं, ये कह रही है धारा 11। चलिए, धारा 12 है एकांत परिरोध की अवधि, यानी कि कैसे कैसे रखेंगे, इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिट। तो 1 बार में एकांत परिरोध की अवधि, धारा 12। एकांत परिरोध की अवधि। तो आज आप जान लीजिए कि किसी को अगर एकांत परिरोध की अवधि है, तो उसको कैसे कैसे देंगे, उसकी लिमिट क्या होगी। तो 1 बार में 14 दिन तक की ही रखा जा सकता है, यानी कि 1 बार में, 1 बार में एक साथ या 1 बार में उसको एकांत कारावास में कब तक, एकांत स्थान में 14 दिवस, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। अब क्या है, अगर 14 दिन के बाद उसे और रखना है, 14 दिन के बाद उसको फिर रखना है, तो 14 दिन के बाद, 14 दिन वो एकांतवास में रह लिया, इसके बाद फिर 14 दिन का गैप दिया जाएगा, 14 दिन का गैपिंग होगी, ठीक। और 14 दिन की गैपिंग के बाद उसको फिर से 14 दिन, यानी कि 1 महीना अगर उसको आपको एकांतवास में रखना है, तो उसको क्या है, पहले 14 दिन रखेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, 14 दिन को उसको फिर से गैपिंग करेंगे और फिर 14 दिन उसी में रखेंगे, ऐसे 1 महीना पूरा करेंगे उसका। और अगर यदि सजा 3 माह की है, यदि कुल सजा कितनी है उसको,
कुल सजा ही उसे 3 माह है। कुल सजा अगर उसको मात्र 3 माह है तो ये क्या है, ये अवधि जो 14 दिन है वो 7 दिन होगी। तब उसको एक दिन में एक बार में केवल 7 दिन ही रख सकेंगे। यदि उसकी सजा केवल इतने ही माह की दी गई है तब क्या करेंगे, उसकी अवधि जैसे 14 दिन की बजाय फिर 7 दिन ही रखी गई है, 7 दिन ही रहेगा वो, ये बात कही गई है। इस अध्याय की अंतिम धारा अच्छी धारा है, यानी कि लिखा है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए दंड। ठीक है, धारा 13 पूर्व दोष सिद्ध। पूर्व दोष सिद्ध का मतलब क्या है कि किसी मामले में वो पहले से दोषी करार दिया गया है, उसको सजा सुनाई जा चुकी है। और कौन कौन मामलों में लिखा है, अध्याय 10। अध्याय 10 हमने आपको क्या बताया था, क्वाइन और करेंसी से जुड़ा हुआ, सिक्का और करेंसी से जुड़ा हुआ मामला है। और अध्याय जो 17 है वो किससे है, संपत्ति संबंधी, प्रॉपर्टी संबंधी अपराध से जुड़ा हुआ मामला है ना। तो अगर इन दोनों अध्यायों के तहत उसको पहले एक बार दंडित किया जा चुका है और दोबारा उसको दंड दिया जाना है तो फिर क्या होगा, अगर वो दोबारा अपराध करता है फिर सजा सुनाई जाएगी तो उसको 2 ही सजा दी जाएंगी। एक पहली सजा होगी आजीवन कारावास, एक तो आजीवन कारावास होगी और दूसरी 10 वर्ष का कारावास। हो सकता है बात समझ में आ गई हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं कि कोई ऐसा मामला है, धारा 13 क्या कह रही है कि कोई ऐसा प्रकरण है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा अध्याय 10 यानी कि सिक्का और करेंसी से जुड़े हुए मामलों में और अध्याय 17 यानी कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मामलों में, संपत्ति से जुड़े हुए मामलों में अगर उसने कोई पहले अपराध किया था इन अध्यायों से रिलेटेड और तब उसको क्या हुई थी, सजा हुई थी, तब उसको सजा हुई थी और उस सजा पूरी करने के बाद फिर वो बाहर आया और उसने क्या किया, फिर से अपराध कर दिया, तब उसको सजा क्या होगी, तब उस सेक्शन की दी हुई सजा नहीं होगी, फिर क्या होगी, उसको 2 ही सजा दी जा सकती है, या तो एक आजीवन कारावास की और दूसरी 10 वर्ष के कारावास की। इस प्रकार से आपका अध्याय 2 समाप्त होता है। अगर अध्याय 2 में आपको कुछ भी ऐसी चीजें लग रही हैं जो समझ में नहीं आ रही हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। उन कमेंट्स का जवाब मैं नए वीडियो को बनाकर आपको प्रदान करूंगा, आपकी समस्या का निराकरण मैं करूंगा। चूंकि आगे अभी और पढ़ाना था, लेकिन चूंकि क्या है कि हम लोग जो वीडियो तैयार कर रहे हैं आप लोगों की अपेक्षा के अनुसार, आप लोगों के कहने के अनुसार अध्याय वाइज, चैप्टर वाइज आप लोगों ने आदेशित किया है कि चैप्टर वाइज पढ़ाइए। तो आज जो दूसरा चैप्टर था, छोटा चैप्टर था, तो वो आज समाप्त हो गया है। अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो वो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर 3, और उसका वीडियो मिस करना ना भूलें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद।